चलिए बाबू। हाँ, हमारा 2 चैप्टर जो है आपके सामने फिनिश हो चुका है। एक चैप्टर, एक जो है सॉल्यूशन, और सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम लोग विद्युत रसायन बोलते हैं। 2 चैप्टर आपका संपूर्ण हो चुका है। बिलियन चैप्टर का मैंने मॉक टेस्ट आपसे लिया था, आपने उसको किया भी था। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन चैप्टर का मैंने मॉक टेस्ट आपसे नहीं लिया है। कल 25 दिसंबर को 10 बजे के आसपास, करेक्ट टाइम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे, लेकिन 10 बजे के आसपास विद्युत रसायन चैप्टर का मॉक टेस्ट आपके मेरे वही चैनल केमिस्ट्री बाय अमित सर पर चला जाएगा। आप वहां से उस सारे क्वेश्चन को अच्छे से घर पर पेपर जैसा आप देते हैं ना वैसा दीजिएगा। और फिर बात को रिपीट कर रहे हैं, मोबाइल आपके पास है, सीट आपके पास है, नोट्स आपके पास है, तो आप प्लीज उसमें से नकल मत करिएगा, चीटिंग मत करिएगा, वो गलत बात है। ठीक है, आप अपने से कीजिएगा, ना आए तो हमसे पूछ लीजिएगा, और उसका हम नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करा ही देते हैं। तो बस आपको वही आराम से करना है। थोड़ा सा वीडियो इस समय डिस्टर्बेंस हुआ है मेरा, तो थोड़ा तबीयत भी खराब नहीं है, सॉरी, तबीयत खराब है और थोड़ा सा इस समय दिक्कत है, तो इसलिए वीडियो जो है थोड़ा सा रुक रुक कर आ रहा है। बाकी कंटिन्यू हो जाएगा, आपके एग्जाम से पहले हम खत्म कर देंगे, उसमें आप ना चिंता करिए। ठीक ना। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, बल, थोड़ा सा हम नीचे लिख रहे हैं, शायद नहीं आ रहा होगा ना। तो यहां से देखिए, रासायनिक रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, रासायनिक बलगतिकी। थोड़ा सा स्लो बोलेंगे तो आप मैनेज कीजिएगा, तबियत थोड़ा सा सही नहीं है। ठीक है। रासायनिक बलगतिकी का देखिए, आज बेसिक क्लास है, बेसिक इंट्रोडक्शन है आपके सामने चैप्टर का, तो थोड़ा सा आप जो है अच्छे से सुन लीजिए, ताकि आपका फर्स्ट चैप्टर का बेसिक कम से कम अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपके सामने रासायनिक बलगतिकी के बारे में आपसे पूछे कि व्हाट इज रासायनिक बलगतिकी, क्या है केमिकल काइनेटिक्स, तो आप कहिएगा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें अभिक्रिया की वेग जिसमें अभिक्रिया की वेग एवं उसकी क्रिया विधि एवं उसकी क्रिया विधि क्रिया विधि के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसकी क्रिया विधि के बारे में हम लोग क्या करते हैं बाबू, अध्ययन करते हैं। तो रासायनिक बलगतिकी अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या सिंपल जवाब देंगे उसको, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया की वेग एवं उसकी क्रिया विधि का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं बाबू, अध्ययन करते हैं। उसके बाद जो है, अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार। तो जो अभिक्रिया के प्रकार होते हैं, बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। हम बहुत शॉर्ट में लिखवा रहे हैं ताकि आपका ज्यादा समय ना जाए थ्योरी में। 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला वाला जो अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, तीव्र अभिक्रिया। दूसरा वाला जो है उसको बोलते हैं, सेकेंड वाले का जो नाम है वो है अति मंद अभिक्रिया। उसको क्या बोलते हैं, अति मंद अभिक्रिया। एंड थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला जो कंक्लूजन आपके पास लिख रहे हैं, मंद अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बाबू, मंद अभिक्रिया। तो रासायनिक बलगतिकी अभिक्रिया के वेग में उसकी क्रिया विधि का वर्णन किया जाता है। वेग के प्रकार, अरे सॉरी, अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार वेग के आधार पर। किसके आधार पर, वेग के आधार पर, क्योंकि सारी जो अभिक्रिया चल रही है ना छोटे, वेग के आधार पर चल रही है। तीव्र अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, और क्या है, मंद अभिक्रिया। समझ रहे हैं। तो अच्छा, तीव्र अभिक्रिया क्या होगा, तीव्र अभिक्रिया क्या होगा, तो तीव्र अभिक्रिया नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसी अभिक्रिया होगी, यह एक ऐसी अभिक्रिया होगी जो काफी तेज गति से चल रही होगी। काफी तेज गति से क्या होगी, हो रही होगी बाबू, चल रही होगी। काफी तेज गति से क्या हो रही होगी, चल रही होगी। मतलब तीव्र अभिक्रिया के बारे में क्या है, ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया 1 सेकेंड से भी कम समय में पूरी हो जाती है। 1 सेकेंड से भी कम समय में
कम समय में पूर्ण हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि जो अभिक्रिया 1 सेकेंड से भी कम समय में पूरी हो जा रही है वो कितनी फास्ट अभिक्रिया होगी। जो अभिक्रिया 1 सेकेंड से भी कम समय में पूरी हो जा रही है वो अभिक्रिया कितनी फास्ट होगी। और इसमें जो एग्जाम्पल है सारे आयनिक अभिक्रिया, इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं वो कौन से होते हैं, सारी आयनिक अभिक्रिया जो है वो तीव्र अभिक्रिया है। आयनिक अभिक्रिया, आयनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो आयनों में टूट जाए। जैसे अगर सोडियम क्लोराइड का क्रिया हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ करा दे तो इसमें क्या होगा, Na के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, Ag के ऊपर प्लस और Na3 के ऊपर माइनस। प्लस और प्लस के बीच में रिएक्शन होगा नहीं, प्लस और माइनस के बीच में रिएक्शन होगा तो क्या होगा, NaNO3 और प्लस में क्या होगा, AgCl, अवक्षेप क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी जो भी आयनिक अभिक्रिया है वो तीव्र अभिक्रिया का अंतर्गत आती है। और तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जो 1 सेकेंड से भी कम समय में क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। मतलब आप इसको, इसका वेग ही नहीं ज्ञात कर पाएंगे। अरे भाई कैसे वेग ज्ञात करेंगे, अगर ये अभिक्रिया 1 सेकेंड से भी कम समय में पूरी हो जा रही है, इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट है कि आप इसका तो वेग ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे। ज्ञात तो उसका वेग किया जाता है ना जो थोड़ा मान लीजिए स्पीड हो, लेकिन कुछ समझ में आए कि हाँ इसका ये पर्टिकुलर स्पीड है तो उसका हम लोग वेग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसका तो हम वेग ज्ञात ही नहीं कर सकते क्योंकि 1 सेकेंड से भी कम समय में यह अभिक्रिया पलक झपकते ही क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। पलक झपकते ही क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ठीक, अब देखिए, अब जस्ट अपोजिट आ जाइए। सेकेंड वाला जो आपके सामने लिखे हैं वो लिखे हैं अति मंद अभिक्रिया। क्या लिखे हैं, अति मंद अभिक्रिया। अब ये नाम से स्पष्ट था तीव्र अभिक्रिया, यानी बहुत मेट्रो की स्पीड से भी खतरनाक स्पीड है इसका। दूसरा वाला है अति मंद अभिक्रिया। अब अति मंद अभिक्रिया क्या होता है, अब देखिए कथा कहानी दोनों का अलग अलग है। ये ऐसी अभिक्रिया है जिसका शुरुआत, इसका शुरुआत में बाबू पता नहीं चलता है कि इसके शुरुआत में कई वर्ष या कई महीना, शुरू होने में ही कई वर्ष और कई महीने लग जाते हैं। ये अति मंद अभिक्रिया की खासियत ये है कि इसके शुरू होने में ही कई वर्ष और कई महीने लग जाते हैं। तो ये कब अभिक्रिया होगी या कब पूरी होगी इसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। तो कोई अभिक्रिया कब शुरू होगी, कितने वर्ष में होगी, कई महीनों में होगी, फिर वो कब पूरी होगी, तब ना उसका वेग निकालेंगे। तो ऐसे अभिक्रिया का भी वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है और ये इतना स्लो है, इतना स्लो है कि ये कब शुरू हो रहा है ये ही नहीं पता है, तो कब पूरा होगा ये भी नहीं पता है। तो इसका भी वेग हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे, इसका भी वेग हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक ना। और इसमें एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे कोई एग्जाम्पल, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन की क्रिया H2 के साथ कराइए तो ये बन जाएगा 2H2O, यहाँ बैलेंस कर लीजिए हाइड्रोजन के साथ। ठीक, इसमें ये एग्जाम्पल हो जाएगा, इसमें ये वाला एग्जाम्पल हो जाएगा। अब दो अभिक्रिया हम आपके सामने रख दी है। पहला वाला अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया जो 1 सेकेंड से भी कम समय में पूरी हो जाती है, इसका वेग ज्ञात नहीं कर सकते। सेकेंड वाला अति मंद अभिक्रिया जो जिसका शुरुआत ही नहीं पता होता है, इसका अंत क्या पता होगा। अतः दोनों ही कंडीशन में हमारा कंडीशन फेल हो रहा है, वेग वाला, यानी दोनों में स्पीड और वेग हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब आपके सामने एक ही बच गया है, क्या, मंद अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट है मंद अभिक्रिया। तो जो मंद है थोड़ा सा आपको रहम दिल दिखाएगा। मंद अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में कुछ मिनट या कुछ घंटे लगते हैं। तो एक ऐसी अभिक्रिया आपके सामने है जिसको पूर्ण होने में कुछ मिनट या कुछ घंटे लग रहे हैं। तो जब कुछ मिनट और कुछ घंटे लग रहे हैं तो एक पर्टिकुलर समय तो मिल रहा है ना कि 10 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में या 1 घंटे में यह अभिक्रिया हो जाएगी। तो जो अभिक्रिया 1 मिनट में हो, घंटे में हो, या कुछ मिनट या कुछ घंटे में हो, तो हम समझ सकते हैं कि हम उस अभिक्रिया का वेग भी निकाल सकते हैं। हम उस अभिक्रिया का वेग निकालने में सक्षम है अगर यह अभिक्रिया कुछ मिनट या कुछ घंटे में खत्म हो रही है। लेकिन कोई ऐसी अभिक्रिया जो 1 सेकेंड से भी कम समय में पूरी हो जा रही है,
हम इसका वेग नहीं निकाल सकते, कितनी फास्ट होगी भगवान जाने। दूसरा अभिक्रिया शुरुआत ही नहीं हो रहा है, शुरुआत ही होने में कई वर्ष और कई महीने लग जा रहे हैं, तो यही जब पता नहीं है तो ये अभिक्रिया कब शुरू होगी कब खत्म होगी इसका भी कुछ अता पता नहीं है। तो दोनों ही कंडीशन में हम वेग निकालने में असफल हैं। थर्ड वाले कंडीशन में हम लोग वेग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो अभिक्रिया है ये कुछ मिनट या कुछ घंटे में क्या होता है, फिनिश होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए इन दोनों को जो है, तीनों को जो है आप अपने से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल लिखना चाह रहे हैं तो 2H2O2 को लिख सकते हैं। H2 और O2 में क्या होता है बाबू, ब्रेक होता है। यह H2O2 में ब्रेक नहीं होता है, ये ना H2O और O2 में ब्रेक होता है, हाँ ऐसे होता है, ठीक। इसके लिए ये वाला एग्जाम्पल है, ये मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ये अति मंद का है और ये तीव्र अभिक्रिया का है। बात यहां तक शायद आपको स्पष्ट हुई हो, ठीक है। चल इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक। और इस पाठ में जो है इसी अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम इसको ही पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसी का हम लोग क्या निकालते हैं, वेग निकालते हैं। तो जिसका वेग निकालेंगे उसी को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में, शायद आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। ठीक है, चलिए अगला वाला जो पॉइंट आपको हम समझा रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर, थोड़ा सा इसको हम नीचे लिखते हैं। अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की दर या इसको वेग बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। कहीं कहीं आपको ROR लिखा रहेगा तो आप इसको समझ जाइएगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQ क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट इसका मेनली काम में होता है। खूब आराम से खूब प्रेम से समझिएगा, हम समझाना आपको क्या चाहते हैं। कोई भी रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, तो इधर वाला भाग क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है सर। क्या कहलाता है, अभिकारक। और इधर वाला सर पद क्या कहलाता है, तो आप पढ़े उत्पाद कहलाता है, ठीक है सर। इसको कुछ और बोलते हैं, हाँ क्रिया कारक भी बोलते हैं, क्रिया कारक भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिया कारक बोल सकते हैं, उत्पाद बोल सकते हैं, या क्रिया फल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्रिया फल। रिएक्टेंट भी बोलते हैं, R से डिनोट किया जाता है। इसको प्रोडक्ट यानी P से रिप्रेजेंट किया जाता है। बोलने का ये सब तरीका है अभिकारक और उत्पाद को। कोई भी अभिकारक मिलकर वो किस में कन्वर्ट होता है, उत्पाद में। बेसिक 2-3 चीज आपको इनके बारे में, रेट ऑफ अभिक्रिया के बारे में बता रहे हैं, आप इत्मीनान से आराम से सुनिएगा। क्या है कि कोई भी अभिकारक जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, उत्पाद में। कोई भी अभिकारक किस में कन्वर्ट होता है, उत्पाद। बहुत सरल भाषा में बता रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना समझा रहे हैं आप उतना मन लगाकर सुनिएगा। कोई भी अभिकारक धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है, तो उत्पाद में होता है। किस में कन्वर्ट होता है, उत्पाद में। मतलब अगर मान लीजिए कोई अभिकारक है 100 मोल आपने लिए हैं, कोई अभिकारक है आपने कितने मोल लिए हैं, 100 मोल। वो 100 मोल धीरे धीरे कन्वर्ट होकर हो गया 90 मोल या 80 मोल या 60 मोल। कोई भी अभिकारक धीरे धीरे घटकर 90 हो रहा है, 80 हो रहा है, 60 हो रहा है। अब सुनिएगा, प्रारंभ में कितना था, 100 मोल, घटकर कितना हुआ, 90 हुआ या 80 हुआ या क्या हुआ, 60 हुआ। तो इसमें एक पार्टिकुलर समय तो लग रहा होगा ना, एक पार्टिकुलर समय तो लग ही रहा होगा कि 100 से जब 90 हुआ होगा तो कुछ समय लगा होगा, 100 से 80 हुआ होगा तो कुछ समय लगा होगा, और 100 से 60 हुआ होगा तो कुछ समय लगा होगा। तो अगर आपको
जैसे कोई पूछ दे कि 100 से 80 कब हुआ है, तो आपको अलग अलग टाइम पर आपको अलग अलग टाइम निकाल कर रखना पड़ेगा कि 5 मिनट में मान लीजिए कि 5 मिनट में मान लीजिए कि 100 से 90 मोल हुआ, 10 मिनट में मान लीजिए कि 100 से कितना हुआ, 80 मोल हुआ, और 15 मिनट में मान लीजिए कि 100 से कितना हुआ, 60 मोल हुआ। मतलब पार्टिकुलर एक समय, आपको एक समय अंतराल दिखाई देना चाहिए कि भाई 100 से 90 होने में कितना समय लगा, 5 मिनट, 100 से 80 होने में कितना समय लगा, 10 मिनट, 100 से 60 होने में कितना समय लगा, तो 15 मिनट। मतलब अलग अलग समय पर आपको सांद्रता, समय की सांद्रता निकाल कर रखनी पड़ेगी, ताकि ये चीजें कब से कितने से कितना हो रही है। कहने का अर्थ क्या है हमारा, कहने का अर्थ क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि एकांक समय में, क्या उसको बता सकते हैं, एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग कहते हैं। एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो हम दोनों बात एक ही में लिख दिए हैं। आप इसको अलग अलग भी बता सकते हैं कि एकांक समय में अभिकारकों के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, एकांक समय में उत्पादों के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। और दोनों को कंबाइंड रूप में भी बता सकते हैं कि एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अगर बाबू कोई तुमसे पूछे कि अभिकारकों के लिए केवल बताओ, हमको केवल और केवल किसके लिए बताओ, अभिकारकों के लिए बताओ, अभिकारकों के लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन बताना है तो तुम क्या करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन को किससे, अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन को जो है आप स्मॉल आर से भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, स्मॉल आर से। तो स्मॉल आर से कैसे दिखाएंगे, किसके परिवर्तन में, अभिकारकों। तो अभिकारक के लिए अभिकारक को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से, रिएक्टेंट। तो आप क्या लिख सकते हैं, डेल आर, यानी अभिकारकों के सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता के लिए ब्रैकेट लगा रहे हैं, और किस समय पे हुआ है उसको कहां लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। यानी अभिकारक के लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, डेल आर बटा डेल टी। अगर उत्पाद के लिए लिखना हो, उत्पाद के लिए लिखना हो तो क्या करेंगे, उत्पाद के लिए लिखना हो तो क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल पी प्रोडक्ट यानी उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को लिख सकते हैं, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, उस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइंड रूप में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, इन दोनों का मात्रक सेम होता है, मतलब अभिक्रिया का वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। सेकेंड के जगह पे आप मिनट भी ले सकते हैं, चीजें सेम रहेगी, मोल लीटर इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स, दोनों का मात्रक ये दोनों का है, सेम है। आप इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से नोट कर सकते हैं। अभिक्रिया का वेग हम लोग पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया के वेग में हम दो चीज पढ़े हैं, ये अभिकारक होता है, ये उत्पाद होता है, ये सब नाम है। अभिक्रिया का वेग आपसे कोई पूछे तो आप अलग अलग भी बता सकते हैं, एक साथ भी बता सकते हैं कि एकांक समय में
अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, या इसको अलग अलग भी बता सकते हैं। लिखने का तरीका ये होता है, आपको हम बता दिए। ठीक, चलिए इतना आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए इसी सिलसिला में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बताते हैं। अब देखिए इसी में है आगे औसत दर या वेग। नेक्स्ट हेडिंग है औसत दर बोलिए या औसत वेग बोलिए या आर एवरेज बोलिए, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक, इसमें क्या होता है, किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को औसत दर या क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। बात समझ में आती है? अगर आपसे कोई औसत दर पूछे तो किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिक्रिया, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, औसत दर या औसत वेग कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी पुनः अगर हमको आर एवरेज निकालना पड़े अभिकारक के लिए, किसके लिए, अभिकारक है, जो जो छोटे छोटे पॉइंट लिखवा रहे हैं आप उसको नोट कर लीजिएगा। अभिकारक के लिए तो क्या होता है, डेल आर बटा में डेल टी। इसको लिखने का एक और तरीका होगा। अच्छा, यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है आपको एक चीज क्या रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी चीज कन्वर्ट होता है किस में, प्रोडक्ट में सर। मतलब ए प्लस बी किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी प्लस डी में। यानी जो अभिकारक होता है जब उत्पाद में बदलता है, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब कोई अभिकारक उत्पाद में बदलता है इसका मतलब लगातार वो डिक्रीज होता है, लगातार वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी घट रहा है। यानी अभिकारक लगातार का होता है, कम होता है, और प्रोडक्ट जो है लगातार का होता है, बढ़ता है। तो कोई चीज जब कम हो रहा है, कोई चीज बढ़ रहा है, तो उसको सिंबल के रूप में, चिन्ह के रूप में कैसे दिखाएंगे, तो प्लस या माइनस से दिखाएंगे। तो सर अभिकारक घट रहा है, सर अभिकारक घट रहा है, तो घट रहा है तो इसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। सर प्रोडक्ट बढ़ रहा है, यानी उत्पाद के लिए हमको लिखना पड़े, उत्पाद के लिए हमको सर लिखना पड़ेगा, उत्पाद के लिए लिखना पड़ेगा आर एवरेज रेट, औसत दर। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस डेल पी बटा में डेल्टा टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेल्टा टी लिखेंगे। मतलब अभिकारकों की सांद्रता लगातार घटती है और उत्पादों की सांद्रता लगातार क्या होती है, बढ़ती है। कोई चीज घट रहा है तभी तो कोई चीज बढ़ता है। समझ में आ रहा है? तो जो घट रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव, और जो बढ़ रहा है वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो प्लस और माइनस का मीनिंग ये है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, और बटा में क्या होगा, T2 माइनस T1। डेल्टा पी को लिखने का तरीका, अच्छा इसको माइनस सिंबल, ये माइनस, ये ना किसके लिए माइनस नहीं है, ठीक है, चलिए यहाँ पे लगा दिए, ये माइनस सबके लिए, बार के लिए है। और यहाँ प्लस के साथ लिखेंगे P2 माइनस में क्या लिखेंगे, P1। T2 माइनस में T2 माइनस में T1, T2 माइनस में T2 माइनस में T1। ठीक है बाबू। तो अभिकारक के लिए आर एवरेज क्या होगा, R2 माइनस R1, और उत्पाद के लिए आर एवरेज क्या होगा, P2 माइनस P1। बात समझ, प्लस और माइनस का समझ में आया। अभिक्रिया जो है, अभिकारक जो लगातार घटता है तो माइनस, और प्रोडक्ट बढ़ता है तो प्लस। बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए इतना हम नोट रफ कर रहे हैं, आप इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। छोटे छोटे सब पॉइंट है, ज्यादा आपका पेज नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत नोट कर लेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक। चलिए औसत दर जो है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग का इस पर क्या करने का काम है, केवल और केवल प्रैक्टिस करना है।
जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक। अच्छा, इसी में एक और होता है ताक्षणिक वेग। क्या होता है? ताक्षणिक वेग, आर इंस्टेंट, इतना लिख लीजिए। अच्छा, ताक्षणिक वेग का मतलब होता है एक पार्टिकुलर समय, एक पार्टिकुलर समय, एक पार्टिकुलर टाइम, एक ताक्षणिक समय। जैसे इसका मीनिंग हम समझा दे रहे हैं कि मान लीजिए 24 घंटे का दिन रात होता है, 24 घंटे का दिन रात होता है। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि आप 10:10 पे क्या कर रहे थे, तो आप कह देंगे खाना खा रहे थे, घूम रहे थे, या जो भी XYZ। तो ये पूरे 24 घंटे के बारे में तो नहीं पूछा गया ना, एक पार्टिकुलर समय 10:10 पर पूछा गया, 10:10 पर पूछा गया कि उस पार्टिकुलर समय पे तुम क्या कर रहे थे। तो जो भी अभिक्रिया होती है, जो भी अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया में एक पार्टिकुलर समय पर पूछा जाता है कि इस समय पर बताओ कि इस अभिक्रिया का वेग क्या था। एक पार्टिकुलर उसमें से पूरे अभिक्रिया का मान लीजिए 10 मिनट का प्रोसेस है, कोई अभिक्रिया है उसमें 10 मिनट का प्रोसेस है। अब मान लीजिए वो प्रोसेस शुरू हुआ 10 बजे से शुरू हुआ और 10:10 पर फिनिश होना है। तब उसमें 10:04 पर, 10:05 पर एक पार्टिकुलर समय पर पूछा जा रहा है कि इस अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, क्या होगा। जैसे आपके पास दिन 24 घंटे का दिन रात है, अब उसमें से आपसे पूछ दिया गया कि 10:10 पे तुम कहां थे। तो पूरे उस 24 घंटे के दिन रात में एक पार्टिकुलर समय के बारे में आपसे जिक्र किया गया है, उसी को ताक्षणिक वेग बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? ताक्षणिक वेग बोला जाता है। बात समझ में आई? तो ताक्षणिक वेग क्या होता है? एक पार्टिकुलर क्या होता है? समय होता है। ठीक। अच्छा, ताक्षणिक वेग को जो लिखने का तरीका होगा, बस थोड़ा सा अंतर होता है कि हम अभिकारक के लिए लिखेंगे तो माइनस डी आर, और बटा में क्या लिखेंगे? डी टी। डी से औसत का बात चलेगा ना, अभिक्रिया का वेग का बात चलेगा तो डेल्टा से, और जब ताक्षणिक आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। तो आर इंस्टेंट माइनस डी आर अपन डी टी। ठीक। अच्छा, अब जो है आर, अच्छा अब देखिएगा, जैसे ताक्षणिक वेग के लिए यहां पर देखिएगा, ताक्षणिक वेग के लिए वेग व्यंजन लिखना है, वेग व्यंजक लिखना है, वेग व्यंजक लिखना है, यानी a प्लस बी सी प्लस डी। इसके लिए आपको ताक्षणिक वेग यानी अभिक्रिया का वेग लिखना है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? आर इंस्टेंट। ठीक। अब इसको लिखना आप सीख लो बाबू ध्यान से। देखो ये क्या ये अभिकारक में क्या क्या है? ए है और क्या है? बी है। तो ए के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे? डी, ए की सांद्रता और बट्टा में डी टी। इसके, अब देखो ये अभिकारक है, अभिकारक का सांद्रता लगातार घटता है तो इसके आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, बराबर। बी के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे? माइनस डीबी बटा में dt, डीबी बटा में dt। सी के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे? सर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है तो क्या लगाओगे? प्लस डीसी बटा में dt। डी के लिए क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन dt। अगर यदि ए के आगे कोई संख्या दे दे, 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, यानी मोल दे दे, यानी N1A प्लस N2B N3C प्लस N4D दे दे, इस तरीके से। तो जब भी कोई मोल देगा ना, पेपर वाला आपसे जानबूझकर मोल वाला ही क्वेश्चन पूछेगा। तो Na के लिए अगर तुमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, आर इंस्टेंट लिखना है, तो क्या करोगे? माइनस तो सिंबल लगाओगे, लेकिन जिसके आगे जो मोल है, जितना मोल है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसको बटे में ले जाओगे, 1/N1, और फिर वही पुराना फंडा, डी अपन डी टी बराबर। बी अभिकारक है कि उत्पाद है? तो सर अभिकारक है, तो अभिकारक है तो सबसे पहले माइनस लगेगा। सर N2 है
यानी जो भी आप सिखाए हैं कि जो भी अंक आ जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, यानी 1/n2 हो जाएगा। और इसके लिए आप लिखना सिखाए हैं dB बटा में dt। सर सी के बारे में बात कर रहे हैं, सी हमारा प्रोडक्ट है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। जो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है N3 दिखाई दे रहा है वो बटे में चला जाएगा। और सी के लिए क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन में dt। N4 के लिए क्या लिखेंगे सर, N4 पहले पता करेंगे D है, तो सर D प्रोडक्ट है तो हमारा क्या लगेगा प्लस, और N4 के लिए 1/n4 लिखेंगे, और D के लिए क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D बटा में dt। ये पूरा इसका बेग व्यंजक लिख दिए हैं आप, यही होता है बेग व्यंजक लिखना ताक्षणिक बेग का। औसत बेग की बात अगर कर देगा तो करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, बस आपको करना क्या है कि डी के जगह पर क्या लिख देना है, डेल्टा लिख देना है। क्या लिख देना है, डेल्टा लिख देना है। बात समझ में आई। चलिए देखिए अगर इस पर क्वेश्चन कैसे आता है हम ये बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा आपके सामने, यहां ध्यान से देखिएगा, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि जैसे मान लीजिए कि यहां दे दिया N2 और H2 की क्रिया कराने के लिए, तो क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, NH3 2NH3, तो 3 दूना 6, तो यहां भी क्या लगा दीजिए 3। ठीक, ठीक है, ठीक ना। अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन यानी आर इंस्टेंट आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा। N2 हमारा क्या है, अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है। अच्छा N2 के बाद पहले कोई संख्या है तो नहीं सर, तो पहले तो सर अभिकारक है तो क्या लगाएंगे माइनस, N2 को कहा ब्रैकेट में, और बटा में क्या लिखेंगे dt। ठीक है सर, सर फिर बराबर, सर H2 अभिकारक है तो सबसे पहला काम क्या है माइनस, लेकिन सर H2 के लेफ्ट साइड में क्या है सर, कोई नंबर दिया है वो 3 है, तो नंबर को कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। देखो -1/3, और H2 को कैसे लिखेंगे सर, कॉन्सेंट्रेशन H2 अपॉन में क्या लिखेंगे dt बराबर। सर प्रोडक्ट है तो क्या लिखेंगे प्लस, प्रोडक्ट है तो क्या लिखेंगे प्लस, 2 है तो क्या लिखेंगे 1/2, उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे NH3, और बटा में क्या लिखेंगे dt, क्या लिखेंगे dt। ठीक, यही हो गया इसका बेग व्यंजक लिखना। पेपर में इतना ही आता है। क्या बहुत ज्यादा हार्ड है, नहीं सर, बहुत ज्यादा हार्ड है तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, इतना तो चलेगा ना। चलिए एक एग्जांपल से कहाँ बात बनती है, एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई भी XYZ, जैसे मान लो 2a + 3c → 4d, इसका बेग व्यंजक लिखना है, इसका क्या लिखना है, बेग व्यंजक लिखना है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अच्छा इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है, एवरेज वाला लिखना है। कौन सा लिखना है, एवरेज वाला। तो जब एवरेज वाला रहेगा तो आपको डी नहीं लिखना है, डी के जगह पे क्या लिखना है, डी के जगह पे क्या लिखना है, डेल्टा लिखना है। कब, जब एवरेज होगा तब। और डी कब लिखेंगे, डी कब लिखेंगे, जब इंस्टेंट होगा तब, क्योंकि एक पार्टिकुलर समय पे चेंजिंग होता है ना, बस इसको दिखाया जाता है, बहुत खास मीनिंग नहीं है। ध्यान से देखिए, पहले बात तो यहां देखिए आर एवरेज लिख रहे हैं, अभिकारक है तो माइनस लग जाएगा, 2 है तो क्या होगा 1/2, और कंसंट्रेशन ए अपॉन में क्या हो जाएगा dt। ये हमारा गलत हो गया, देखो यहाँ पर क्या आएगा डेल, और यहाँ पर डेल टी, बस डिफरेंस दिखा रहे हैं कि हम एवरेज के लिए लिख रहे हैं, तो बस ठीक है। सी के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस, और 3 है तो 1/3 डेल्टा सी, और बटा में dt। प्रोडक्ट है तो क्या लिखेंगे प्लस, 4 है तो क्या लिखेंगे 1/4, और यहां पर क्या लिखेंगे डेल्टा डी, और बटा में डेल टी, क्या लिखेंगे डेल टी। बात समझ में आ रही है, यही होता है सब, बहुत ज्यादा खास नहीं आता है, क्वेश्चन पेपर में यही सब आता रहता है। जैसे 4NH3 + 5O2
5O2 4NO प्लस 6H2O। इसके लिए आपको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज के फॉर्म में। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है किस फॉर्म में? एवरेज। क्या लिखेंगे? आर एवरेज बराबर, अभिकारक है तो -1/4 डेल NH2 बटा में डेल टी। क्या लिखेंगे? डेल टी। ठीक, NH3 है, सॉरी, बराबर इसके लिए क्या लिखेंगे? -1/5 और यहां डेल्टा O2 बटा में डेल्टा टी बराबर, ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे? +1/4 और डेल NO बटा में डेल टी। प्रोडक्ट है तो क्या लिखेंगे? +1/6 डेल H2O बटा में डेल टी। अगर इंस्टेंट ताक्षणिक के लिए निकालना होता तो हम यहाँ डेल के जगह पे क्या कर देते? डी कर देते। क्या कर देते? डी कर देते। बात समझ में आई? चलिए, इतना आप नोट कर लीजिए। आपके लिए कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं, जैसे 2N2O5 stand to 4NO2 प्लस O2, 4NO2 प्लस O2। इसका आप जो है रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कीजिएगा। ठीक है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज के भी रूप में और उसके इंस्टेंट दोनों के रूप में हमको फाइंड करके, संभव हो पाए तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगर लिखना उसमें आ जाए तो कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा चीज और डिस्कस कर दे रहे हैं आपके सामने, अभिक्रिया की कोटि। ठीक, पेपर में आता है अभिक्रिया की कोटि बहुत ज्यादा MCQ में। छोटा सा हेडिंग है, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, जैसे A+2BC ये लिखा है। ठीक है, और इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन R बराबर जो है वो A अभिक्रिया के दर और B का गुणांक कितना दिया? 2। ये पूरा आपको गिवन रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन हॉल में ये पूरा आपको क्या रहेगा? गिवन रहेगा। ठीक ना? बेग, कई बार यहाँ के भी लगा देता है तो बेग बराबर। ठीक, अब इसमें अभिक्रिया की कोटि पूछ देगा, तो अभिक्रिया की कोटि बताने के लिए आपको सिंपल करना क्या है? यही चीज ध्यान रखना है, x की घात 1 प्लस y की घात 1। जब भी ऐसा रहेगा तो आपको क्या कर देना, अगर मान लो यहाँ पर n1 है और यहाँ पर n2 है तो आपको करना क्या है? एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, n1 प्लस n2। क्या होगा? n1 प्लस n2, यानी a की पावर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे बाबू? 1 मानेंगे। 1 और 2 यानी ये n1 का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है? n2 का काम कर रहा है। दोनों को जोड़ देंगे तो n1 प्लस n2 यानी 1 प्लस 2, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी सेम क्वेश्चन है, मान लीजिए बेग बराबर ऐसे दे दिया जाए, a की पावर 1 और b की पावर 1/2, तो आपको निकालना क्या है? n1 बराबर 1 और n2 बराबर 1/2, तो n1 प्लस n2 1 प्लस 1/2, 2 एकम 2, 2 और 1 3/2, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, थर्ड वाला जो है और फोर्थ वाला जो है आपको हम होमवर्क दे दे रहे हैं, आप हमको करके इसका तो संभव हो जाएगा क्योंकि 3 और 2/3 लिखना है तो उसको तो आप लिख ही सकते हैं। इसका आंसर हमको कहाँ दे दीजिएगा? कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, बेग बराबर
के और बी जो है वो कितना है 3/2 है। ठीक है, सेकेंड वाला है बेग के बराबर 3/2 और बी की पावर कितना है -1। ठीक है, एक और ले लीजिए पांचवा, बेग बराबर के, ए की पावर कुछ नहीं है और बी की पावर क्या है 2 है, क्या है 2 है। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन जो है आपके लिए क्या है होमवर्क है। ठीक है, तो आप जो है इसका आंसर हमको कहाँ दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक ना। चलिए इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पढ़कर हमको आंसर दे दीजिएगा, ठीक।